हेलो एवरीवन। सो आज का जो सेशन है वो राजस्थान सेट 2023 का जो एग्ज़ाम आपका हुआ है आज, उसके बारे में डिस्कशन करने के ऊपर है। तो सॉल्यूशंस जो है वो डिटेल में आज कराने वाला हूँ आप सबको। और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड जो है आंसर्स क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो इस सेशन में एक बच्चे से मैंने पेपर मंगवाया था, तो उसने कुछ आंसर्स टिक किए हुए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके आंसर सही हों। हम लोग पहले सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन को, फिर जानेंगे कि कैसा जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, वन बाय वन सारे सवाल करेंगे, सारे सॉल्यूशंस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग किसी भी तरह की प्रिपरेशन करने वाले हो, CSIR नेट, गेट, जेस्ट या फिर कोई भी तरह की प्रिपरेशन, तो उसके लिए आप लोग जो है ओके सो स्लाइड्स चेंजिंग ना रुको। उसके लिए आप चाहें तो ये मेरा एप्लीकेशन है AJ फिजिक्स, जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैंने फॉर द CSIR नेट, गेट एंड जेस्ट, इसके लिए एक कोर्स शुरू किया है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। ये आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया कोर्स होने वाला है, क्योंकि ये सबसे अफोर्डेबल प्राइस जो है 499 इसमें मैंने अभी शुरू किया है। और ये जो प्राइस है ये केवल कुछ ही दिनों तक वैलिड है, उसके बाद में ये 999 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये रनिंग है कोर्स, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड है, आप लोग चाहें तो एनरोल्ड हो सकते हैं। इसके अलावा अभी RPSC फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसका भी बैच मैं शुरू करने का सोच रहा हूँ। तो आप लोग अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हैं उस बैच में, तो आप लोग मेरे जो मोबाइल नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसको भी हम लोग मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च करेंगे। ठीक है, कंटेंट वाइज नो डाउट कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भी बहुत कुछ चीज़ें, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, टाइम पर सिलेबस और सारा कंप्लीट सिलेबस, सब कुछ हम लोग उसमें कराने वाले हैं। चलिए, तो फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। राजस्थान सेट 2023 का एग्ज़ाम का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग करने वाले हैं। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, तो वो आपको खैर पता ही है। सारा कुछ जानने के लिए आप लोग पहले ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा AJ फिजिक्स। यहाँ पर बहुत कुछ फ्री ऑफ कंटेंट भी आपको अवेलेबल है, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, आज का पहला सवाल है। हम लोग आज 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। बाकी क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। 25 के अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम सब लोग कल करेंगे। ठीक है, तो पहले आज इस 25 के ऊपर ही काम करने वाले हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन FMB इज गिवन बाय। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान बंटन कार्य, वैसे हिंदी में ज़्यादा डिफिकल्ट होगा बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो देखो, तीन तरह की स्टैटिस्टिक्स होती है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान होती है, फर्मी डिराक होती है, और एक बोस आइंस्टाइन होती है। जो पहली वाली होती है ना, जो कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान, ये क्लासिकल होती है बेटा, और बाकी जो दोनों होती है ना, ये क्वांटम स्टैटिस्टिक्स होती है। ठीक है, तो इनमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होते हैं ना, वो कुछ इस प्रकार से काम करते हैं कि जैसे आप अगर मान लीजिए बात करते हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, तो वो लगभग ऐसे ही काम करता है कि A अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E प्लस K, इस तरह से काम करता है। जहाँ पे K जो होता है ना, वो प्रोबेबली 0 होता है फॉर द मैक्सवेल बोल्ट्जमान। ठीक है, K की वैल्यू 1 होती है फॉर द फर्मी डिराक, एंड K का वैल्यू 2 होता है फॉर द बोस आइंस्टीन। तो इससे आप समझ सकते हो कि इसने क्या पूछा है। इसने बोला है मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको बताना है। तो अल्टीमेटली अगर ये 0 जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस में होता है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E। ठीक है, ये एक्चुअली इसका फिजिक्स अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो इसका फिजिक्स ये होता है कि ये अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। ये जो बीटा होता है ये टेम्परेचर फंक्शन होता है। तो बीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/KT। ये टेम्परेचर का एक कांस्टेंट फंक्शन होता है। बीटा की वैल्यू क्या होती है, एक टेम्परेचर का कांस्टेंट फंक्शन की तरह ये बिहेव करती है। दैट्स वाई इसको हम लोग बोल सकते हैं इस तरीके से। तो इसका जो आंसर होगा वो इस बालक ने बिल्कुल सही लगाया हुआ है, ऑप्शन डी ये इसका आंसर होगा। ठीक है, RMS ये सब डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। ये सब फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है। अगर आप लोग फर्स्ट ग्रेड का बैच ज्वाइन करते हो तो ये सब कुछ आपको बताया जाएगा, डोंट वरी। द RMS स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस, ये भी बड़ा आसान सवाल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। बच्चों को मैं याद करवाता हूँ राम करके एक फॉर्मूला होता है, रैम बोल दो या राम बोल दो।
ठीक है। आर मतलब होता है आरएमएस, ये सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा होता है ए मतलब एवरेज, और एम मतलब होता है मीन, ठीक है ना। तो एक आदर्श गैस में आरएमएस गति कितनी होगी? तो देखो गति का जो फॉर्मूला होता है ना वो कैसे निकालते हैं मैं समझाता हूँ। देखो आदर्श गैस है मतलब आइडियल गैस है जिसमें जो एनर्जी होती है ना वो टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो मोशन में ही रहते हैं, उनमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का ही एक फंडा होता है और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर एक मान के चले हम लोग फिलहाल के लिए, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्को पार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के सम विभाजन सिद्धांत से ये बात बोलते हैं कि जो ऊर्जा होती है ना वो केटी के बराबर होती है हाफ केटी। तो इससे अगर हम लोग डायमेंशन निकालें किसकी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाती है के टी अपॉन एम। तो ये डायमेंशनली अगर देखा जाए तो के टी अपॉन एम, के टी अपॉन एम, के टी अपॉन एम तीनों में होता है, यहाँ भी के टी अपॉन एम होता है। ये सब एवरेज, ये मैंने केवल वेलोसिटी की डायमेंशन के लिए आपको लिखाया है, इसलिए के टी अपॉन एम जो डायमेंशन हम लोग ले रहे हैं वो किसकी ले रहे हैं, वो हम लोग ले रहे हैं केवल किसकी, वेलोसिटी की। अब ये वेलोसिटी या स्पीड, सॉरी वेलोसिटी नहीं स्पीड की बात कर रहा हूँ, सॉरी स्पीड जो होता है ना ये तीन तरह से हो गई, रूट मीन स्क्वायर सबसे ज़्यादा यही होती है, तो ये 3 का मल्टीपल होती है, उसके बाद उससे कम ये होती है, सो 8 अपॉन पाई का मल्टीपल ये होती है, और उसके बाद में ये 2 होती है, ठीक है। तो ये हम लोग अगर उसने आरएमएस की बात बोली है तो रूट 3 के टी अपॉन एम यहाँ पर होगा, बिल्कुल इसने सही जवाब लगाया है 3 के टी अपॉन एम, ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन मतलब बार्न। तो बेसिकली जब क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, जब आप लोग स्कैटरिंग पढ़ते हो तो स्कैटरिंग के टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही यूज़ में आती है, बिकॉज स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो होता है ना सिग्मा टी, या जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है जिसे अनुप्रस्थ काट का सेक्शन भी बोलते हो, उसकी डायमेंशन भी क्या होती है, लगभग ये होती है 1 बार्न की, और 1 बार्न जो होता है ना वो 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। बिल्कुल इस बच्चे ने एकदम सही लगाया है, ऐसी बात नहीं है। 1 मीटर जो होता है ना वो 10⁻² सेंटीमीटर होता है, आपको पता है ये बात, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर की अगर हम बात बोलें तो वो होती है 10⁻4 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी। तो यहाँ पर अगर हम सिग्मा टी की बात बोलते हैं तो सिग्मा टी जो हो जाएगा 10⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर सेंटीमीटर में निकालना चाहते हो, बट उसने मीटर में पूछा है इसलिए हमको यही लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली ये एरिया की डायमेंशन होती है, बार्न हमेशा एरिया का डायमेंशन होता है, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एक एरिया है, क्षेत्रफल है। तो न्यूक्लियस जो होता है ना वो न्यूक्लियस का जो डायमेंशन होता है लगभग 10⁻⁻14 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया उसका रेडियस, अगर इसका एरिया निकालना है तो रेडियस का लगभग डबल हो जाएगा, न्यूक्लियस जो तुम्हारा होता है उसका लेंथ को डबल कर दोगे तो एरिया बन जाएगा, तो एरिया के हिसाब से हमारे पास ये डायमेंशन बनेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, इसने बिल्कुल सही लगाया। तो इस बच्चे के तीनों ऑप्शन सही है अभी तक, तो खैर जिसने मुझे पेपर भेजा है। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज बेरियन, मतलब इनमें से बेरियन कौन नहीं है। चलो इस बच्चे का पहला गलत लग रहा है मुझे, लैम्डा। एक्चुअली क्या होता है 3 तरह के हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर पार्टिकल फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ी हो थोड़ा सा, अगर आप पार्टिकल फिजिक्स के बारे में जानते हो तो 3 तरह के पार्टिकल, वैसे तो 2 तरह के होते हैं है ना, एक तो वीक इंट्रैक्शन जो करते हैं दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं, और एक वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन करते हैं प्रबल अन्योन्य क्रियाएं जो करते हैं। जो वीक होते हैं ना वो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम बेसिकली लैप्टॉन बोलते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन करते हैं जिन्हें बेसिकली हेड्रॉन कहते हैं। अब लैप्टॉन जो होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं, ईएमटी आप लोग पढ़ते हो ना क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, तो ऐसे एक सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसे बोलते हैं ईएमटी, है ना। मैं इसको ईएमटी से याद रखता हूँ। ईएमटी में क्या होता है बेटा, ई फॉर इलेक्ट्रॉन होता है, एम फॉर म्यून होता है, और टी फॉर टोयन होता है, और ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, बिकॉज ये कुछ फर्मियन होते हैं कुछ बोजोन होते हैं। तो जो बोजोन जो बोजोन पार्टिकल है जिनकी स्पिन इंटीजर होती है वो बोजोन कैटेगरी में होते हैं, और ये कहलाते हैं
बेसिकली मेजोन बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। तो ये मेजोन कैटेगरी में आ जाते हैं, और ये जो होते हैं ना ये बेरियन कहलाते हैं, जिनकी स्पिन जो होती है वो फर्मियन के बराबर होता है। तो इस तरह से पार्टिकल का डिवीजन होता है पार्टिकल फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो अब मेजोन में ना आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी पीके मूवी, ठीक है। आप लोगों ने एक पीके मूवी देखी होगी आमिर खान की, तो उससे याद रख लिया करो पीके मूवी से। तो पीके मूवी से दो पार्टिकल तो आपको मिल गए, एक तो पायोन और एक कायोन, ठीक है। वो बाद में मैं जब आप कोर्स लोगे तो डिटेल में इसको समझा देंगे, फिलहाल शॉर्ट में समझ लो। पायोन कायोन होते हैं, और एक होता है इसमें ईटा करके पार्टिकल होता है, ठीक है। और बेरियोन करके ना इसमें कुछ ग्रुप बने होते हैं, जिसमें कुछ सबसे पहले सिग्मा होता है, फिर उसके बाद में लैम्डा होता है, फिर उसके बाद में कैस्केड होता है, उसके बाद में ओमेगा पार्टिकल्स। तो इस तरह से कुछ ग्रुपिंग होती है। इसने इसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड बाय बेरियन, उनमें से बेरियन कौन नहीं है। सिग्मा, बिल्कुल सिग्मा बेरियन है, देखो कैटेगरी में आ रहा है। लैम्डा, लैम्डा भी बेरियन है, कैटेगरी में आ रहा है। ईटा, ईटा नहीं है भैया, ईटा तो मेजोन है, ठीक है ना। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस बच्चे ने गलत लगा रखा है लैम्डा, ठीक है। और ओमेगा भी बेरियन है, ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से किसे लैप्टॉन में, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज लैप्टॉन, बोल लो। ऊपर मैंने आपको समझाई दिया, लो यही चीज़ काम आ जाएगी। लैप्टॉन कौन से इनमें से, अब बताओ। कितने डायरेक्ट सवाल है, सीधे। ये सब मैं ट्रिक से आपको याद करवाता हूँ, ये इसने बच्चे ने सही लगा रखा है इलेक्ट्रॉन। तो ये आप कोर्सेज ज्वाइन करोगे ना मेरे, तो आपको ये सब ट्रिक से याद हो जाएंगे, ठीक है। पार्टिकल ऑफ ऑन विच द स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट्स, किस में स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है। ये मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन समझाया उसमें से फिर से एक सवाल बताओ। पार्टिकल के क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट सवाल आ रहा है, और ये मैं आपको ट्रिक से बहुत याद करवाता हूँ बच्चों। तो देखो इसने बोला कि कौन स्ट्रॉन्ग फोर्स रखता है, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि पार्टिकल्स को इंट्रैक्शन के बेसिस पे दो टाइप में डिवाइड किया था, वीक और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो बस ऊपर दिख ही रहा है आपको, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन वो होते हैं जो हेड्रॉन होते हैं, ठीक है, एक्स आर कॉल्ड, ठीक है। तो इसने एक्चुअली क्या पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, उसने पार्टिकल नहीं पूछा। हालांकि पायोन भी स्ट्रॉन्ग रखता है, म्यूयोन भी, सॉरी पायोन स्ट्रॉन्ग रखता है नो डाउट, लेप्टॉन नहीं रखता। लेप्टॉन तो खैर वीक इंट्रैक्शन रखते हैं, म्यूयोन भी लेप्टॉन ही होता है, बट पायोन एक पार्टिकल है। उसने बोला है उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, तो उन पार्टिकल्स को बेटा हेड्रॉन कहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया था, ठीक है ना। ये सब याद करा था, चिंता मत करो। ऑल मेजोन आर, अब ये बोल रहा है ऑल मेजोन आर, सारे मेजोन क्या होते हैं, सारे मेजोन क्या होते हैं बेटा। तो मैंने अभी भी ऊपर आपको एक चीज़ समझाई थी कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन रखने वाले पार्टिकल्स को दो पार्ट में स्प्लिट किया था। एक्चुअली वो पार्टिकल जिनकी स्पिन फुल इंटीजर होती है, जिन्हें हम बोलते हैं बोसोन, उनको मेजोन बोल दिया। और वो पार्टिकल जिनकी स्पिन हाफ इंटीजर होती है उन्हें बोल दिया फर्मियोन, वो बेरियन हो गया। तो इसका सवाल पढ़ो आप। इसने सवाल बोला है ऑल मेजोन्स आर, सारे मेजोन्स क्या हैं। तो सारे मेजोन्स क्या हैं बच्चों, किधर चले गए, हाँ, सारे मेजोन्स क्या हैं। तो सारे मेजोन्स बेटा बोसोन्स हैं क्या, बिल्कुल बोसोन्स ही हैं, ठीक है ना। सारे मेसोन्स बोसोन ही है। बेरियन है क्या, नहीं, सारे मेसोन्स बेरियन नहीं है, बट सारे बेरियन मेसोन है, ये बात आप बोलो। क्योंकि बेरियन जो है ना वो अलग, नहीं सॉरी, मेसोन अलग कैटेगरी है। सो सारे बेरियन मेसोन नहीं है, अलग कैटेगरी है। क्या ये फर्मियन है, नहीं, क्योंकि फर्मियन तो बेरियन होते हैं ना। क्या ये सारे स्पिन वन है, नहीं, सारे स्पिन वन नहीं है, कुछ स्पिन जीरो भी होते हैं, तो सारे स्पिन वन नहीं है। तो इसका आंसर आएगा बोसोन है, बिल्कुल। ये मेसोन जो होते हैं वो बोसोन ही होते हैं, ठीक है ना बेटा। सेकंड को अब शायद मेरे हिसाब से न्यूक्लियर वाले पार्ट सवाल खत्म हो गए। अब हम लोग ईएमटी पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे। द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रपोल मूवमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसने डायमेंशन ही पूछा है, बच्चे ने ये भी गलत कर रखा है। बच्चा कितना मासूम था ये, इसने ये भी गलत कर रखा है। चलो देखो, एक्चुअली क्या होता है, अगर आप लोग मोनोपोल मूवमेंट की बात करते हो तो वो एक सिंपल चार्ज होता है। ये मैंने आपको समझाया भी था, रो डीवी के बराबर एक सिंपल चार्ज होता है। अगर आप डाइपोल मूवमेंट की बात करते हो तो वो क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस कैटेगरी में काम करता है, ठीक है। चार्ज मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस कैटेगरी में ये होता है, ये हम लोग ऑलरेडी समझ चुके थे जब हम लोगों ने पढ़ा था। बट जब हम लोग क्वाड्रपोल मूवमेंट की बात करते हैं ना, तो वो बेसिकली आपको अगर याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला भी लिखाया था तुमको,
3z² माइनस r² करके एक फॉर्मूला था, चार्ज मल्टीप्लाई विद दिस, है ना। तो आप खुद देखो, चार्ज मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डायमेंशन क्या होगी इसकी, जो चार्ज होगा डायमेंशन की अगर देखा जाए तो चार्ज मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसमें फॉलो हो रहा है, तो आप खुद देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, चार्ज मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस का स्क्वायर, वो ये वाला हो रहा है, ठीक है। तो डायमेंशन ये फॉर्मूला सही है 2qd², तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मिनिमम वर्क मस्ट बी डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ चार्ज 3.0 फ्रॉम इन्फाइनाइट टू अ पॉइंट 0.5 m अवे फ्रॉम द चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम। तो वो जो सिंपल सा सवाल है, इसने वर्क पूछा हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर अगर वर्क देखा जाए तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है K(Q1Q2) अपॉन, इसको तो बंद कर दो ब्रैकेट में वरना मिक्स हो जाएगा सवाल। सो K(Q1Q2) अपॉन R, एक बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। K की वैल्यू पुट कर दीजिए, 9 मल्टीप्लाई विद 10⁹ के आसपास होती है। जो पहला चार्ज उसने लगाया वो है 3 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻6 होता है। दूसरा चार्ज उसने बोला है 20 माइक्रोकूलम, क्योंकि एक चार्ज दूसरे चार्ज के रीजन में ही आता है, ये तो नो डाउट। और किस डिस्टेंस पे आगे इस्टेब्लिश करना है आपको, 0.5 मीटर पे है, तो 0.5 यहाँ पे हो गया। थोड़ा सा सॉल्व करना है बस आपको, कुछ नहीं करना। 6 दूनी 12, 12 ये हो गया, और अगर देखा जाए तो 9 ये है, तो 1 नाम 2 नाम 18, 3 नाम 27, 27 27 कितना होता है 54, तो 54 तो ये हो गया, और 12 ये हो गया, 12 में से 9 गए तो 3, तो ये माइनस का 3 हो गया। अगर देखा जाए यहाँ पे तो 5 मल्टीप्लाई विद द, थोड़ा सोल्व करो इसको, 5 मल्टीप्लाई विद द 10⁻⁻1, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसको 5 एकम 5, 80 लगी 1 0 8, तो मेरे हिसाब से 1.08 आ रहा है इसका आंसर जूल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन वाइज आप लोग चेक कर लें, तो कोई भारी कैलकुलेशन है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फाइनाइट प्लेट, ये 12th स्टैंडर्ड में डायरेक्ट सवाल होता है। तो इसने बोला है कि एक जो इन्फाइनाइट प्लेन है जो XY प्लेन में रखा है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उसकी वजह से आउटसाइडर शीट पर कितना होगा। तो देखो कोई भी एक शीट होती है ना बेटा, तो एक बात याद रखना, किसी भी एक नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से किसी भी एक जगह अगर हम देखते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है बाहर पे, तो वो σ/2 होता है किसी भी एक शीट की वजह से, ठीक है। अगर 2 शीट आ जाएगी तो अलग बात है, इधर देखेंगे तो माइनस का σ/, इसने माइनस प्लस का कोई लफड़ा दे ही नहीं रखा, इसने सिंपली आपको मैग्नीट्यूड पूछा है। तो ये तो डायरेक्ट सवाल है, तो मैंने आपको कोर्स में भी बहुत बार कराया हुआ है और 12th में भी ये बहुत बार आता है, तो आपको इसको डायरेक्टली ही लर्न करना है, इसमें कोई ऐसा कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी। तो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल ये होता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना वो उस चार्ज को घुमाता है। मैग्नेटिक फोर्स QV होता है, वो घुमाएगा तो उस पर एक सेंटीमीटर फोर्स वर्क करेगा mv²/r। बचपन में 12th स्टैंडर्ड में हम ये पढ़ते थे, ठीक है। तो ये V से V कट जाएगा हमारे पास, तो अल्टीमेटली यहाँ से अगर देखा जाए तो एक R की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी mv/QB करके यहाँ पे हमारे पास एक R की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। आपको इसने फ्रिक्वेंसी पूछा हुआ है ना, साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, तो अगर देखा जाए ओमेगा आपको निकालना है, ठीक है। सो V = R ओमेगा होता है, अगर देखा जाए तो V = R ओमेगा होता है, और ओमेगा क्या होता है V/R होता है। तो उस स्थिति में R की वैल्यू आप लोग ऊपर से पुट कर देंगे, तो मेरे पास कितना हो जाएगा V/R की वैल्यू mv/QB हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबली एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकल जाएगी आपकी QB/m, ये तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी। अगर ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है तो बस सिंपली तुम्हारा काम क्या हो गया, ओमेगा = 2πf होता है, तो फ्रिक्वेंसी नॉर्मली कितना जाएगा ω/2π, और ओमेगा तुमने कितना निकाल लिया अभी QB/m, तो QB/2πm, दैट्स इट। तो बच्चे ने सही लगा रखा है, ऑप्शन है परफेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला, अ कॉइल ऑफ वायर हैज़ एन
area of 2 multiply with 10 to the power minus 4 meter square consists of n loops or turns and contains a current of 0.045 ampere. The coil is placed in a uniform magnetic field of magnitude 0.14. और बच्चों मैं एक बार बता दूं, आज मैं जितने भी 25 क्वेश्चंस कराने वाला हूं 99% श्योरिटी है कि यही सही है। इसीलिए आप आज के 25 सवालों में से एक बार जरूर देख लेना कि आपने कितना सही किया और आपका कितना स्कोर बन रहा है। अगर बता सको तो कमेंट में करके बता देना कि सर मेरे इतने सही जा रहे हैं, तो उससे कट ऑफ का एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। और बिल्कुल शर्माना मत कितने सवाल सही गए कितने गलत गए, नहीं अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप मेरे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे बता सकते हो कि सर ऐसा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आएगा तो मुझे उसको शुरू करने का सोचना है, तो मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो मैं फुल डेडिकेशन से मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में आपको फर्स्ट ईयर का बेच भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। अभी CSIR नेट का बेच शुरू किया हुआ है एप्लीकेशन पे, तो आप लोग AJ फीस डाउनलोड करके देखना कितना शानदार बेच चल रहा है और कितना अच्छा सॉलिड स्टेट फिजिक्स का मैं कोर्स करवा रहा हूँ बच्चों को जस्ट इन 499 प्राइस, ठीक है। इन द ये ऑफर प्राइस है, ठीक है, केवल इतने से प्राइस में सबसे ज़्यादा कंटेंट और सबसे शानदार प्रिपरेशन आपकी वहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग फर्स्ट ईयर के बारे में मुझे सजेस्ट करना, अगर बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं तो मैं शुरू कर सकता हूँ, अदरवाइज तो फिर देखी जाएगी बात में, ठीक है। ओके, सो अ कॉइल ऑफ वायर हैज़ एन एरिया, ये आपसे पूछा हुआ है, इसने फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क की बात बोली ना, तो टॉर्क तो खैर आप जानते हो क्या होता है। एक्चुअली टॉर्क जो होता है ना, इसको तो खैर कर दो ब्रैकेट में बंद यहाँ पे, और अब टॉर्क पे आते हैं। तो टॉर्क आप जानते हो म्यू क्रॉस बी होता है। अब मैक्सिमम टॉर्क जब होगा तो म्यू क्रॉस बी मतलब म्यू बी साइन थीटा, मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है 1 होता है बेटा, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम 1 आपको लेना है। इसके लिए आपको म्यू निकालना पड़ेगा। अब म्यू जो होता है ना, वो अगर करंट आपको दे रखा है, इसने क्या बोल रखा है, इसने बोला है ना एरिया दे रखा है, तो चलो एरिया तो मुझे मिल गया, वो दिक्कत नहीं है, ये एरिया है, ये एरिया है, और इसने करंट भी दे रखा है, ये करंट है आपका, तो ये करंट है, तो आई मल्टीप्लाई विद द ए करके ही इसका फॉर्मूला होता है सिंपली। तो म्यू की वैल्यू अगर मैं देखूँ, सो आई मल्टी एरिया कितना है, इतना है, और करंट कितना है 0.045। रफली इसको ज़रा सोल्व करना क्विकली, तो जो भी आएगा 2 दूनी 4, इसको कर लो 45, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बाद में सोल्व कर लेंगे इसको एक बार मिटा दो, क्योंकि भी तो आगे और भी कैलकुलेशन है ना, ठीक है। ओके, तो आगे और भी कैलकुलेशन वो बाद में देख लेंगे, ओके। बट हाँ, अगर मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि मुझे म्यू निकल गया, अब बी भी इसने दिया होगा ना कहीं, ये रहा बी 0.15 टेस्ला, हाँ, तो बस बी आपको दे रखा है इसने 0.15 टेस्ला, तो बस टॉर्क निकाल लो मैक्सिमम बराबर 2 मल्टीप्लाई विद द 10.5 मल्टीप्लाई विद द 0.045 और 0.15, तो ये तुम्हारा एक कंप्लीट आपको देना है। अरे हाँ, एक चीज़ और, इसने 100 लूप दे रखे ना, ये तो भूल ही गए अपन। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना बेटा, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर ये n मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो फिर ये आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये एडजस्ट कर लेगा पावर, 100 का मल्टीप्लाई करते फिर यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे आप ये 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो पावर एडजस्ट करेगा। तो मेरे हिसाब से इसका जो मैंने सॉल्यूशन किया था 0.0014 ये आया था मेरा आंसर, आप लोग कर लेना 0.0014 ऐसा कुछ करके आंसर आएगा आपका न्यूटन इंटू मीटर। तो 0.0014 ऑप्शन नंबर ए है, बच्चे ने गलत कर रखा है, तो एक बार आप लोग भी चेक करें ना, सॉल्यूशन ये होगा इसका, ये रफली मैंने इसको किया था, तो ये जो 100 है इसने इसको 2 पावर को एडजस्ट किया था, तो यहाँ पे ये 2 बच गई थी यहाँ पे पावर माइनस में, और अगर मैं पावर्स को देखना चाहूँ तो ये 45 तब आएगा जब 3 पावर आएगी, तो 2 पावर ऑलरेडी थी, 3 पावर आपने और लगा दी,
और 15 ये तब आएगा जब यहाँ पे 2 पावर होगी, तो 2 पावर और आ जाएगी, तो 3 2 6 और 2 8, तो माइनस में 8 हो जाएगा, है ना। और माइनस में 8 हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई विद द 20 कितना हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई विद द 20 मतलब 90 हो जाएगा, और उसमें भी 15 मल्टीप्लाई में है, और आप ऑलरेडी यहाँ पे 3 2 6 2 7 7 पावर यहाँ चल रही है ऑलरेडी, तो 15 नंबर 135 होता है, 15 नंबर 135 विद द 7 पावर, ठीक है। 7 पावर में अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4, तो अगर मैं 0.135 लिखता हूँ तो यहाँ पे 3 पावर लगानी पड़ेगी, और उस 3 को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो 0. मैंने कुछ गलती नहीं, 10 की घात 2 2, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। एक बार चेक करना कुछ पावर में मिस्टेक तो नहीं करना मैं। -7 है ना ये, -7, 4 यहाँ लगा दी, 15 नंबर 135, 45 दूनी 90, 90 मल्टीप्लाई विद द 15, चेक कर लेना। मतलब अगर ये 3 पावर लगा रहा तो फिर 3 0 और लगानी पड़ेगी। आप 3 0 का मतलब कितना हो गया, ऑप्शन सी। अच्छा मैंने शायद 2 0 लगाई थी, एक बार चेक कर लेना, फॉर्मूला सही है, मेथड सही है बिल्कुल, बट इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। फिर तो अगर 3 पावर एडजस्ट करनी पड़ जाएगी ना, तो फिर 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगी, और ये 1 4, तो ये ऑप्शन सी आएगा, है ना। मैंने पहले 0.0014 लगा था, नो इशू, चेक कर लेना, ठीक है, आएगा आंसर ऐसे। अगला सवाल, विच लॉ रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। सिंपल सवाल है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स, ऐसा कौन सा लॉ है जो बताता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं होगा, वो गाउस लॉ ही होता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है गाउस लॉ का, ठीक है, 12th की बुक में लिखा हुआ है ये। गाउस लॉ वैसे इलेक्ट्रोस्टेट के लिए काम करता है मेनली, तो इलेक्ट्रोस्टेट में तो वो आपको बताइए क्या बोलता है, बट ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड में ये होगा नहीं, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित लॉ जो है वो होगा। बिकॉज देखो ये वाला फेराडे लॉ ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड से, ये बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट नहीं करता। तो ये बताता है गाउस लॉ एक्चुअली कि क्या बोलते हैं, जो है मैग्नेटिक फील्ड में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, केवल डाइपोल करता है। क्योंकि आप नॉर्थ पोल साउथ पोल निकालते हो ना, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि नॉर्थ और साउथ जो है वो 2 तरह के डाइपोल हो गए, तो डाइपोल एग्जिस्ट करता है। और एक और डायमेंशन भी आती है, देखो एक गाउस जो होता है ना, आपको अगर पता हो तो 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है गाउस, एक डायमेंशन भी होती है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज रेफर्ड टू द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन। क्यूरी टेम्परेचर किस तरह के ट्रांजिशन को बताता है, तो बच्चे ने ये भी सही लगा रखा है, बच्चे ने ये भी सही लगा रखा है, ये गाउस लॉ सही है, और ये बिल्कुल भी सही है कि फेरोमैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक में आने को बताता है, एग्जैक्टली, ठीक है ना। क्यूरी टेम्परेचर वो होता है जब आपका मटेरियल फेरोमैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक में जंप कर जाए, उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कैटेगरी में डालते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी PE, द प्रोबेबिलिटी दैट गिवन अवेलेबल विद ऑक्यूपेंट इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन की बात बोली बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बेटा, वो फर्मियोन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फर्मियोन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, कहाँ बताया था, देखो फर्मियोन के लिए, ये देखो एक्चुअली ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन ही होता है ना। बस इसमें ए का डिवाइड कर दोगे तो के का वैल्यू 1 करना है आपको, तो फर्मी डिराक बन जाएगा। तो फर्मियोन्स जो होते हैं वो फर्मी डिराक को फॉलो करते हैं, इसका मतलब के का वैल्यू 1 आएगा फॉर द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्मियोन्स हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्लियरली ये वाला होगा, नो डाउट, ये +1 वाला होगा। अब आप बोलोगे सर ये ई कहाँ से आया, तो ई होता है, मतलब आप जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना तो सॉल्यूशंस करते वक्त ई आएगा, बट थिंक इज दैट ये फॉर्मूला उससे रिलेट करता है, इसलिए माइनस ये तब आता जब ये बोसॉन होता, मतलब जिनकी स्पिन हाफ इंटीजर ना होके फुल इंटीजर होती है, मतलब इंटीजर होती है, उनके लिए फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। ये एक्चुअली ये तब काम करता है जब मतलब आप
एकदम फर्मी लेवल पे हो तब ये काम करेगा फॉर्मूला, ठीक है। पर ये तो बोसॉन के लिए तो ये तो वैसे भी काम नहीं करेगा। और ये तो बिल्कुल ही डायमेंशन मैच नहीं करवा रहा, क्योंकि के टी अपॉन ई एफ तो हो ही नहीं सकती, ई अपॉन के टी होता है, तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें परफेक्ट होगा। द एन टाइप सेमी कंडक्टर इज ओवरऑल इलेक्ट्रिकली, बोल लो कितना आसान सवाल है। एन टाइप नाम ही उसको इसलिए दिया है भाई साहब कि जो है वो है, बट इसने नेगेटिव लगा के बिल्कुल गलत कर दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रम है बच्चों के अंदर कि एन टाइप नेगेटिव होता है और पी टाइप पॉजिटिव होता है। नहीं, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हाँ, ये बात मानी कि उसमें एन डोपिंग ज़्यादा होती है, बट ये फैक्ट है कि एन डोपिंग होती ज़्यादा है बट वो न्यूट्रल होता है। ऐसा नहीं है कि एन टाइप को आप लोग ऐसे बोल दो कि यार उसमें नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मतलब जैसे मान लो कोई एन टाइप जर्मेनियम है, तो कुछ भी आपने बना दिया, मतलब कोई सेमीकंडक्टर एन टाइप, तो उसको आप नेगेटिव लिखोगे, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए ए, एन टाइप ओवरऑल नेगेटिव नहीं होगा। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, ये पहले भी किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, फर्स्ट ईयर या किसी एग्ज़ाम में, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फर्मी एनर्जी फॉर अ मैटर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये CSIR नेट का सवाल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्चुअली फर्मी एनर्जी जो होती है ना, बहुत बार आया है सवाल, 3π² n टू द पावर 2/3 होती है ना, तो वो kF के बराबर होती है, खैर जो भी है। एक्चुअली क्या होता है, जो फर्मी फंक्शन होता है ना, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है, विच इज़ डिपेंड्स ऑन द n टू द पावर 1/3। और E जो होता है वो p²/2m करके होता है, p मतलब h∗k होता है, सो h∗k²/2m करके कुछ होता है। तो E प्रोपोर्शनल टू जो होता है वो फर्मी फंक्शन के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, और फर्मी फंक्शन खुद n पे इस पर डिपेंड करता है, इसलिए n की पावर 2/3। तो बच्चे ने ये भी गलत कर रखा है, बच्चे ने ये भी गलत कर रखा है, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। n टू द पावर 2/3 पर ये डिपेंड करेगा। तो ये नेट में बहुत बार पाया हुआ है, ये CSIR नेट में ना बहुत बहुत बार ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। MOSFET कैन बी स्विच्ड बिटवीन इट्स ऑन एंड ऑफ मोड्स बाय कंट्रोलिंग। तो MOSFET, ये भी डायरेक्ट सवाल है, CBH में आप देख लेना अगर आपके पास PSC कोई बुक हो। तो MOSFET जो है वो किससे कंट्रोल होता है, तो ये VGS से होता है। ये एक्चुअली जो FET होती है उसमें 3 तरह की चीज़ होती है, एक तो ड्रेन होता है, एक गेट होता है और एक सोर्स होता है। तो जो गेट और सोर्स जो होता है ना, उसके बीच जो कनेक्शन होता है ना वोल्टेज का, उसी से वो जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि वो गेट है तो वो ऑन ऑफ करने का एक रास्ता होता है। तो ये डायरेक्ट सवाल है, उससे CBS से आपको देखना है। तो ये बिल्कुल बच्चे ने सही लगा रखा है, VGS ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये है, द स्पीड ऑफ द वेव अलोंग ए स्ट्रेच्ड आइडियल स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन। तनी हुई आदर्श डोरी के साथ तरंग की गति किस प्रकार निर्भर करती है। तनी हुई आदर्श डोरी के साथ तरंग की गति किस प्रकार निर्भर करती है, ठीक है। तो ये भी 11th में आया था ये सवाल, मतलब सिंपल सा सवाल है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, बच्चे ने गलत कर रखा है। एक्चुअली इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी के। तो टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी, मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर होना चाहिए, कि डोरी का तनाव और रैखिक घनत्व जो होता है ना उसका, उस पर डिपेंड करता है ये। तो 11th में सवाल है, आप लोग देख सकते हो उसको डायरेक्टली। नेक्स्ट, इन स्टैंडिंग वेव्स नोड्स आर रेफर्ड टू। तो अप्रगामी तरंगों में नोड्स किस रूप में होते हैं। जो नोड होता है ना, नोड, व्हाट डू यू मीन बाय नोड, तो उसको शून्य आयाम की स्थिति बोलते हैं। मतलब इसका भी आंसर ऑप्शन C होगा, बच्चे ने ये भी गलत लगा रखा है, ठीक है ना। मतलब कि पोजीशन ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड। अरे यार, किसी भी डोरी में अगर तुम तरंग उत्पन्न करोगे ना, तो वो तरंग ऐसी बनती है इस तरह से, तो ये नोड होता है, इसे बोलते हैं आयाम, ठीक है। तो आयाम का मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को आयाम कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आयाम, दैट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो शून्य आयाम कब होगा, जब ये नोड बनेगा ना, तो उसे शून्य आयाम बोल देंगे, ठीक है। अभी कह रहा है अधिकतम आयाम कि आधे की स्थिति, नहीं यार, आधे की स्थिति तो ये वाली हो गई ना, यहाँ का नोड बनेगा। ये होता है अधिकतम आयाम के आधे की स्थिति, यहाँ तो नोड बिल्कुल नहीं बनेगा। अधिकतम आयाम की स्थिति मतलब यहाँ पे, यहाँ का नोड बन रहा है। न्यूनतम आयाम की स्थिति, न्यूनतम आयाम नहीं, शून्य आयाम की स्थिति, तो ऑप्शन C होगा ये वाला, यही बनता है नोड।
तो ऑप्शन सी यहाँ पे परफेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब शायद थर्मो के सवाल आ गए। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, 300 केल्विन। ऑक्सीजन मास, ओके। इसने क्या बोला, एवरेज स्पीड। अरे अभी भी आपको बताया था मैंने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। थोड़ी देर पहले आपको मैंने रैम समझाया ना, रैम मतलब राम, RAM। उसमें मैंने एवरेज स्पीड बताया था ना आपको कि 8RT/πm करके एक फॉर्मूला होता है ना, अभी भी बताया था। अब आपको इसने टी बोला हुआ है, तो देखो अगर आपको मोलर मास की बात अगर बोली है ना, तो जब मोलर मास आता है तो R आएगा। यहाँ मोलर मास को हम कैपिटल लिखते हैं बेटा, स्मॉल नहीं लिखते हैं। स्मॉल केवल मास होता है, मोलर मास कैपिटल M होता है। तो दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, अब पता नहीं शायद केमिस्ट्री में तो लोग जानते हैं। अगर KT/M लिखना तो M नॉर्मल मास है, इसी को मोलर मास में करना है ना कन्वर्ट, तो K की जगह R आता है, तो RT/M करके आता है। तो KT/M लिखो नॉर्मल मास, या मोलर मास लिखना हो तो रेडबर्ग कांस्टेंट लिखना पड़ता है। अब T आपको दे रखा है उसने 300 केल्विन, ठीक है, और एक उसने R आपको बताया नहीं, खैर पर R तो खैर कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो R की वैल्यू 8.31 कांस्टेंट होती है, और M जो होता है यहाँ पे M की वैल्यू 0.032 होती है। ठीक है, तो 8R लिख लो 8.31 और T लिख लो 300 केल्विन अपॉन पाई लिख लो 0.14, और M की वैल्यू उसने बोला है कितना, 0.032। एक बार कैलकुलेट करना, मतलब जहाँ तक मैंने किया था मेरे हिसाब से 445 आया था मुझे, तो फिर भी आप लोग करके देखना। ये तरीका है करने का, मेथड पे कोई चेंज नहीं है, बट आंसर मेरे हिसाब से ही आएगा। आप लोग सोल्व करके देखना है ना, हो सकता है शायद कैलकुलेट मिस्टेक, बट टाइम कम है इसलिए आप लोग खुद कर लेना। अगला सवाल है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मतलब हाउ मच हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब बाय द, बड़ा आसान है। इसने बोला है कि एक आइस है जिसका मास 720 ग्राम है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसको लिक्विड में जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है आइस टू लिक्विड, मतलब आपको आइस टू लिक्विड जाना पड़ेगा ना इसमें। तो आइस टू लिक्विड अगर आपको जाना है तो उसने बोला है क्या हीट इसको लेना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है, क्यू इसको दे दो आप लोग, एक स्पेसिफिक हीट आपको देनी पड़ेगी। तो स्पेसिफिक हीट में क्या होता है कि टेम्परेचर, तो मेरे हिसाब से जो इसको सोल्व करने का तरीका है ना वो ये है, क्यू अगर आपको निकालना है तो सी एक स्पेसिफिक हीट है आइस का, देख लो वो, और मास और डेल्टा टी लिखना होता है, तो डेल्टा टी TF माइनस TI करके आपको देखना होता है, जिस स्टेज से जिस स्टेज में जाना है उससे आप देख लो। अब उसने बोला स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, तो सी आइस उसने दे रखा है ना, खुद ही दे रखा है ना, 2220 करके, देखो आप सवाल में ही दे रखा, इधर गया रे, ये रहा, तो ये रहा, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी वो दे रखा है उसने मास भी दे रखा है ना, ये रहा। मैं तो किलोग्राम में करूँगा बिकॉज मैं MKS में करता हूँ, तो ये 720 ग्राम है, बट हम लोग तो किलोग्राम में करते हैं, तो 0.72 किलोग्राम हमको लेना पड़ेगा। और डिग्री सेंटीग्रेड में देखो अगर प्लस माइनस करते हैं तो खैर केल्विन में चेंज नहीं करना पड़ता, अदरवाइज डिग्री सेंटीग्रेड में करना पड़ता है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है मेरे हिसाब से तो भी, तो पहले उसको क्या है कि आइस में से उसमें ना, तो आइस से उसको सीधा वाटर में जाना पड़ेगा। इसको 10 डिग्री आइस से पहले इसको बाउंड्री पे लाना पड़ेगा ना, तो 0 पे ले आओ, एक काम करो, तो 0 पे लाना पड़ेगा इसको, -10। हाँ तो आइस है ना ये, तो आइस तो पीछे की तरफ जाएगा -10 पे, हाँ ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग इसको पीछे की तरफ लेके जाना पड़ेगा, ओके। 10 डिग्री एब्जॉर्ब, हाउ मच हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब बाय ऑफ मास एट 10 डिग्री टू टेक इट्स लिक्विड एट 10 डिग्री। 10 डिग्री पे कब से होने लग गया, 10 डिग्री तो -10 ही होता है, हाँ -10 होगा, ठीक है। तो ये -10 पे था, तो इसको पहले आपको आना पड़ेगा नॉर्मल आइस में, जो कि 0 डिग्री पे होगा, और फिर वो जाएगा वाटर में जो कि 0 डिग्री में होगा, और फिर वो जाएगा वाटर में जो कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। तो पहले इसको आइस टू 0 पे आना पड़ेगा ना, तो 0, ठीक है।
तो एक बार करके देखो Q की वैल्यू, तो मेरे हिसाब से Q की वैल्यू आएगी CI मतलब 220 और मास का जो वैल्यू होगा वो होगा 0.72 और ये 0 पे आपको आना है और -10 से आपको आना है, सॉल्व करना है इसको। तो सॉल्व करने पे आपको ये मिलेगा 15.98 किलो जूल। ये इसका हीट उसको लेना पड़ेगा, है ना। और अगर देखा जाए तो ml आइस टू वाटर, ठीक है, इस लेटेंट हीट भी लेगा ना। तो इसका अगर लेटेंट हीट मैं लेके चलूँ तो लेटेंट हीट जो होता है ना वो 80 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है, 80 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। नहीं वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका से इतना आएगा लगभग, चेक करना। तो मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, वरना लेटेंट हीट लेना पड़ेगा, फिर इसका जो लेटेंट हीट है ना वो Q लेटेंट भी आएगा इसका M मल्टीप्लाई विद द L करके, फिर Q फॉर द वाटर भी आएगा, तो वो भी वही होगा C। खैर उसमें C दिया हुआ नहीं ना वाटर का स्पेसिफिक हीट, हाँ तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। अगर C नहीं दिया हुआ ना उसने तो उसकी नीड नहीं है, यही आंसर होगा इसका, सीधा इतना ही आपको लेना पड़ेगा। वो अगर देता तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, C ऑफ वाटर निकालना पड़ता और Q निकालना पड़ता वाटर के लिए भी, बट अभी नहीं दिया हुआ तो मेरे हिसाब से 15.9 किलो जूल ही इसका परफेक्ट आंसर है। और बाकी ऑप्शन भी लगभग इसी रेंज में है, तो ठीक है, ये तो खैर होगा नहीं रेंज ही, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज 11। अच्छा, तो इसने अल्फा दे रखा है, मतलब लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट को अल्फा कहते हैं बेटा। तो इसने 11 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻6 ये आपको दे रखा है। देन इट्स कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, अरे तो सिंपल है, 11th स्टैंडर्ड में बड़ा आसान सा एक सवाल होता है, एक रिलेशन होता है इस तरह से वॉल्यूम एक्सपेंशन का लीनियर एक्सपेंशन से, और मेरे हिसाब से शायद एरिया एक्सपेंशन का 2 मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। तो ये आपको वॉल्यूम एक्सपेंशन निकालना, तो 3 मल्टीप्लाई विद द सिंपल 11 मल्टीप्लाई विद ये कर दो, बड़ा आसान सवाल, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। सो 33 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻6 ये हो जाएगा डायरेक्टली। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चे ने बिल्कुल सही लगा रखा है। अ सिलेंडर कंटेंट 12 लीटर ऑफ आइडियल ऑक्सीजन गैस। अच्छा, तो इसने 12 लीटर पे दे रखा है ना आपको, तो इसका मतलब इसने एक इनिशियल आपको वॉल्यूम दे रखा है। तो इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है आपको 12 लीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेरे हिसाब से इसने 20 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया ना, तो मेरे हिसाब से इसने टी इनिशियल दे रखा है आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे हिसाब से आपको 20 डिग्री में ना करके कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी कैल्विन में। तो कैल्विन में चेंज करने के लिए 273.15 के आसपास मल्टीप्लाई ऐड करते हैं, तो ये आपका टी इनिशियल हो गया। एंड 15 एटमॉस्फेयर, मतलब आपको प्रेशर दे रखा है उसने, 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दे रखा है। आंसर भी एटमॉस्फेरिक में निकालना है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको चेंज मत करो। द टेम्परेचर राइज्ड, अच्छा तो इसने टेम्परेचर बढ़ा दिया, और कितना बढ़ा दिया, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर जो है उसने 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। एंड वॉल्यूम राइज टू ईयर, अच्छा वॉल्यूम भी दे दिया उसने फाइनल, वो कितना दिया उसने 8.5 लीटर, ठीक है। व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर ऑफ, अच्छा, तो इसने फाइनल प्रेशर पूछा है ना, कोई प्रोसेस का नाम नहीं दिया, तो एक काम करते हैं अपन, एक काम करते हैं, PV इज इक्वल टू NRT करके एक फॉर्मूला होता है गैस के लिए। तो N R दोनों कांस्टेंट होते हैं, तो PV अपॉन T, तो ये कांस्टेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि PV अपॉन T जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब कितना हुआ, P1 मतलब PI/VI अपॉन TI इज इक्वल टू इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में ये हो जाएगा, लफड़ा पड़ेगा ही नहीं। तो बस तुम्हारा काम तो हो गया, इसको अलग कर दो, यहाँ सोल्व कर लो ना, दिक्कत क्या है, इसको भी अलग कर दो, यहाँ सोल्व कर लो। तो आपको तो खैर P फाइनल निकालना है, तो P फाइनल जो हो जाएगा सिंपल P इनिशियल V इनिशियल अपॉन T इनिशियल
मल्टीप्लाई विद द टी फाइनल अपॉन वी फाइनल। ठीक है, जस्ट एक मिनट वेट करना बच्चों। हाँ तो बच्चों फटाफट से इसको फिनिश अप करते हैं हम लोग। तो जैसे आप इनकी वैल्यूज पुट कर दोगे ना, तो पी एफ जो है, पी आई का वैल्यू पुट कर दो 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वॉल्यूम कितना है इनिशियल आपका 12 लीटर है, फाइनल कितना वॉल्यूम है 8.5 लीटर है, और टेम्परेचर आपका कितना है 20, फाइनल कितना है, फाइनल है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 35 प्लस, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है जब हम लोग डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कंपलसरी होता है कि आपको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है। अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो ज़रूरी नहीं है डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना। इस बात का ध्यान रखना है ना हमेशा। तो 20 प्लस 273 हम लोग करेंगे, क्योंकि हमको डिवीज़न करना है ना दो टेम्परेचर्स को, दैट्स वाई हमको करना पड़ेगा केल्विन में चेंज। तो बच्चों करके देख लो फटाफट से, कैलकुलेशन हमेशा केल्विन में होती है। प्लस या माइनस में अगर आप केल्विन में चेंज करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में, बट गुणा या भाग में करते हो तो फर्क पड़ता है। इसका आंसर मेरे हिसाब से मैंने सोल्व किया था 22 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया था। आप लोग भी एक बार सोल्व कर लेना, तरीका यही है करने का, ये आंसर आपका आएगा। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन, बाकी सवाल कल करेंगे, है ना। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑफ हाइड्रोजन गैस एक्सपेंड एट टेम्परेचर 310। अच्छा ठीक है फाइनल, ओके। हाउ मच वर्क डन, वर्क डन बोला उसने, कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस की ये बात बोल रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब ये होता है बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस, और अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस की बात बोलता है ना बेटा, तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता ही होता है। तो इसका मतलब आपको मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवाया था क्लास में, nRT एंड log ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ऐसा कुछ मैंने आपको लिखाया था। बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो। अब W इज इक्वल टू N का वैल्यू उसने बोला है 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब N का वैल्यू 1, R का वैल्यू उसने खुद दिया हुआ है 8.31, सो 8.31। अब किस टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट है वो भी उसने दे रखा है, 310 केल्विन पर ये कांस्टेंट है, सो 310 केल्विन है। एंड लॉग ऑफ V फाइनल कितना दे रखा है उसने, इनिशियल दे रखा है 12 लीटर और फाइनल दे रखा है उसने 19 लीटर। तो अगर आप देखा जाए तो ये 19/12 आपका आएगा, ठीक है। सो एक बार करके देखना। लॉग सेट वाले भी यार गजब ही आदमी है यार, लॉग कैसे निकालेगा इंसान बिना कैलकुलेटर के, पर मैंने तो निकाला खैर कैलकुलेटर से निकाला था इसको, तो आपको तो इसने कठिन परीक्षा में डाल दिया पर जिसने भी किया ना बहुत सही किया इसने 1180 लगाया ना, ये एग्जैक्ट आंसर है, बिकॉज मेरा आया था 1184.3755, तो बिल्कुल इसका आंसर सही है, ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। अगर आप करके देखना एक बार को तो मेरे हिसाब से यही आएगा, टेंटेटिव आंसर ही आएगा। उसने भी क्या सोचा होगा, ठीक है एक बार करके देख लेना। तो आज इतने सवाल है, 25 क्वेश्चंस आई थिंक मैंने करा दिए पूरे, बाकी के सवाल कल करेंगे। और ऐसे करते करते बाई पार्ट्स में, क्योंकि मैं डिटेल सॉल्यूशन करा रहा हूँ तो टाइम लगता है। अगर मैं सारे सवालों के आज एक दिन में कराऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो फाइनली जाते जाते एक बात, AJ फिजिक्स ऐप डाउनलोड करो और डू कमेंट कि कितने नंबर आ रहे हैं। साथ के साथ ही अगर आपको CSIR नेट गेट और जेस्ट का बैच ज्वाइन करना है तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का बैच रनिंग है, उसको ज्वाइन कर लीजिए 499 में। और न्यूक्लियर फिजिक्स का भी आने वाला है विद इन नेक्स्ट मंथ, वो भी सेम प्राइस में मैंने लॉन्च किया है, ये सब ऑफर प्राइस चल रही है। और फर्स्ट ग्रेड का बेंच मैं लॉन्च कर दूंगा अगर आप लोग को लगता है करना चाहिए, ये भी मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में मैं करने वाला हूँ। इसका भी पर सब्जेक्ट मैं 499 प्राइस रखूँगा, पर सब्जेक्ट 499, वो बाद में डिसाइड कर लेंगे कितना प्राइस है। बट हाँ, जितना भी प्राइस में रखने वाला हूँ वो सब सबसे कम होगा प्राइस, जितने भी आप लोग देखते हो। सबसे अच्छी पढ़ाई हम लोग ही करेंगे फर्स्ट ग्रेड की, सबसे बढ़िया कंटेंट हमारा होगा, सबसे बढ़िया नोट्स, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेशंस, असाइनमेंट सब कुछ मिलेगा आपको फर्स्ट ग्रेड के सीरीज में। बट
अगर इंटरेस्टेड हुए तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल हम लोग।